माई फादर वॉज एन IFS ऑफिसर। मेरे पेरेंट्स को एजुकेशन की वैल्यू थी। आई वॉज टॉपर ऑफ माई बैच इन इलाहाबाद। मेजर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं फैटी लिवर की वजह से हो रहे हैं। वी नीड टू कंट्रोल आवर बॉडी वेट। हेल्दी डाइट लें, बहुत ज़्यादा बिरयानी और रोगन और ये सब। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लेट खाने का मिजाज बन गया है। सबसे रिलैक्सिंग टाइम होता है जब मैं ऑपरेशन थिएटर में रहता हूँ। टैलेंट हंट, व्हाट इज टैलेंट हंट? इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे काम करता है, किस तरह एडमिशन होते हैं? टैलेंट हंट एग्जाम है। वी कंडक्ट इन 17 states, more than 150 districts. People who are financially weak but meritorious, we give them a scholarship. If we are on track and if we work in a direction, cracking any exam is not difficult. Muslim community education percentage is still very less. हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं? हमने उनको अच्छी चीजें ला के दे दी, अच्छे कपड़े पहना दिए, अच्छा खाना दे दिया। कुछ समय बाद कपड़े भी खराब हो जाएंगे, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मेरी शादी भी हुई। हम लोग की लगातार 36 घंटे की ड्यूटी होती है। शादी के फौरन बाद 36 घंटे की ड्यूटी, स्पेशली फॉर माई वाइफ आई वुड से। वो तू मैं तो नहीं करती, बट शी बिकम साइलेंट। आई अंडरस्टैंड समथिंग इज नॉट वेल। तू मैं हो जाती है। आई थिंक दैट इज मोर इजी। बट जब आप नहीं कहते हैं किस बात पे नाराज है, उसके बाद उसको सॉल्व करना, स्पेक्टेटर्स कैन सिट नो इशू एंड गिव मी टिप्स हाउ टू इम्प्रूव। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे है दोस्तों? मैं हूं फुज़ैल अख्तर। आज हम लोग डॉक्टर वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब का इंटरव्यू लेने के लिए खुद उनके ऑफिस में यानी ओलिव द पब्लिक स्कूल में आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आई नो कि यू आर सो बिजी, यू आर सो टाइड अप। ऑडियंस चाहती है कि आप अपने थोड़ा सा बचपन, चाइल्डहुड लाइफ के बारे में बताएं कि कैसा था बचपन, घर का माहौल कैसा था, स्कूल में कैसे थे, नॉटी थे या बहुत सीरियस स्टूडेंट से थे? माई फादर वॉज एन IFS ऑफिसर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में थे। हम लोग जब बड़े हुए तो ज्यादातर पोस्टिंग बिहार में रही। हमारा शुरू की कुछ स्कूलिंग इलाहाबाद की थी, बॉयज हाई स्कूल की, क्लास 3 तक। फिर क्लास 4 से, चूंकि फादर की उस वक्त सर्विस हजारीबाग में थी, जो कि अब झारखंड में है, वहाँ पे सेंट जेवियर्स स्कूल था, तो क्लास 4 टू क्लास 8 की स्कूलिंग हमारी वहाँ की रही। फिर वापस से 9th से फिर हमने बॉयज हाई स्कूल इलाहाबाद से वहाँ पे ज्वाइन किया, और 9th 10th 11th 12th बॉयज हाई स्कूल से किया, इलाहाबाद से, विच इज नाउ प्रयागराज। एक्चुअली हम लोग बेसिकली इलाहाबाद के थे नहीं। हमारे फादर गोरखपुर के थे, मदर हमारी मऊ की थी, मऊनाथ भंजन की, आरिफ कटरा के नाम से है। तो मेरे नाना का नाम था, वहाँ काफी जमींदारी थी। बट आई अप्रिशिएट कि मेरे पेरेंट्स को एजुकेशन की वैल्यू थी। उन्होंने ना मऊ में घर बनाया, ना गोरखपुर में बनाया, बिकॉज इलाहाबाद वॉज एन एजुकेशनल हब दैट टाइम। तो उन्होंने इलाहाबाद में घर लेके बनाया, इनिशियली किराए पे, फिर घर बनाया सिर्फ हम लोग की एजुकेशन के लिए। हम सब भाई वहीं से पढ़े। उसके बाद मैंने MBBS यहीं से किया, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, और फिर MS भी मैंने MS सर्जरी भी वहीं से किया, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से। आई डोंट बिलीव दैट आई वॉज वेरी नॉटी। आई वॉज मोर ऑफ ए सीरियस स्टूडेंट। मैं टेबल टेनिस में अच्छा खेलता था और टेबल टेनिस का चैंपियन भी रहा हूँ। वी हैड ए फैमिली जहाँ पे मदर फादर का बहुत स्ट्रेस रहता था पढ़ाई पे। अभी जैसे एटमॉस्फेयर है कि हम लोग बच्चों को हर चीज में इनकरेज करते हैं, जो जिस फील्ड का हो और जिस लाइन का हो। बट थिंग्स वे डिफरेंट 20 years बैक। तो उस समय दौर दूसरा था, स्पोर्ट्स को बहुत इनकरेज नहीं किया जाता था। अदरवाइज आई वॉज वेरी पैशनेट फॉर टेबल टेनिस, मुझे बहुत पसंद था, और मेरे बड़े रिक्वेस्ट पे पेरेंट्स टेबल टेनिस का बोर्ड भी ले आए मेरे लिए। अच्छा, बट आई वाज डिस्ट्रिक्ट चैंपियन इन हजारीबाग ड्यूरिंग माय अंडर 12। आई कुडंट प्रोग्रेस इट टू अ वेरी हायर लेवल। उसमें एक रीजन ये भी था, पेरेंट्स का बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन नहीं था कि हम लोग स्पोर्ट्स में जाएं। जैसे पहले एक जनरल वो रहता था, तो उनका इंक्लिनेशन ये रहता था कि आप पढ़ाई में ज्यादा फोकस करें और स्पोर्ट्स साइड बाय साइड हो। ओके। तो इसका रीज़न क्या है था? क्योंकि बहुत सारे देखते हैं, कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनका स्टेटस जो है समाज में बहुत अच्छा होता है, तो उस वजह से भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं बड़ा एजुकेशन में आगे जाए। क्या ये रीज़न था? चीज़ें देखिए, अभी तो चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं, और अभी हम समझ रहे हैं कि हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी है। पहले स्पोर्ट्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी, और जो बच्चे आते थे वो बड़ा स्ट्रगल करके, और वो बहुत ऊपर नहीं जा पाते थे। बट एजुकेशन डेफिनेटली हैड ए स्कोप।
और माय फादर वाज एन आईएफएस, तो उनका भी इंक्लिनेशन रहता था कि स्पोर्ट्स इज फॉर हेल्थ, अपनी हेल्थ बनाने के लिए, एंड इज प्राइमरली कैरियर फोकस करके नहीं चलना है। तो वी वेर मोर इनटू स्टडीज, हमें जो ज़्यादा वो होता था कि खेलने का एक टाइम है, शाम को 5 बजे से लेके असर बाद से लेके मगरिब टाइम, इस टाइम में कुछ पढ़ाई नहीं करना है, इस टाइम में खेलना है। बट एक ये इनकरेजमेंट अलग से खेलने के लिए कोई बहुत नहीं मिलता था। तो हम लोग की फैमिली इन जनरल सभी के लिए, नॉट ओनली फॉर मी, माय एल्डर ब्रदर, सबके लिए फोकस मोर ऑन एजुकेशन रहता था। तो हमने तो सुना है कि मतलब जो टीटी है, टेबल टेनिस बोलते हैं, वो माइंड के लिए भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, तो उसमें माइंड बहुत यूज़ करने या टेबल टेनिस मुझे आज भी बहुत पसंद है और हम लोग खेलते भी हैं। इट्स अ वेरी बैलेंस्ड गेम। या आप सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप कभी भी खेल सकते हैं। आप बरसात हो रही हो, धूप है, दिन है, रात के 11 बजे भी, तो आप कंफर्टेबली अंदर में खेल सकते हो। और अगर 10-15 मिनट भी अगर एक्टिव टेबल टेनिस खेलते हैं तो आपको पसीना आ जाता है। करेक्ट है। So it's a very good exercise. Right. You need to be very focused and you have to be very active. एग्जैक्टली, तो आज भी कभी अगर टाइम मिलता है, आई नो बिल्कुल बिल्कुल, हम आज घर भी पे? खेलते हैं। हमारे जो मेट्रो सिटी अपार्टमेंट है उसमें बेसमेंट में है, हमारे क्लब हाउस में टीटी है। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने जो है मेडिकल के बारे में कब सोचा कि हमको मेडिकल फील्ड में जाना है, और उसके लिए कौन-कौन से एग्ज़ाम्स दिए, और पूरी एजुकेशन मेरे ख्याल से आपकी इलाहाबाद में हुई है, तो उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें ताकि ऑडियंस को पता चले कि कैसे ये जर्नी, मेडिकल वाली जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैं एक्चुअली शुरू से बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं था ट्रूली स्पीकिंग फॉर मेडिकल। हमारा जो सिविल सर्विसेज की तरफ, चूँकि फादर भी हमारे आईएफएस थे, तो हम लोग का रुझान उधर रहता था, मेरा सिविल सर्विस की तरफ रुझान था। मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं डॉक्टर अब्दुल्ला सिद्दीकी, उनका मेडिकल में हो गया था, ही वाज डूइंग एमबीबीएस। तो उनका बड़ा प्रेशर था इंटर के बाद कि पहले तुम एक प्रोफेशनल कोर्स में मेडिकल में निकाल लो और अच्छा। उसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी करना। सो दैट्स हाउ मतलब हम आ गए इसमें मेडिकल में। आई वाज नॉट वेरी पैशनेट फ्रॉम इनिशियल। हुँ। हमने फिर इंटर निकलने के 6 महीने के बाद से फिर माइंड बनाया कि हमको तैयारी करना है। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल। और बट एक बार जब मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हुआ एंड आई वाज टॉपर ऑफ माय बैच इन इलाहाबाद, तो अपनी कैटेगरी में हम इलाहाबाद के टॉपर थे। तो चूँकि मेरा होम टाउन इलाहाबाद में था, मैंने एमबीबीएस एमएस दोनों इलाहाबाद से ही किया। अच्छा, आई मतलब गॉट एन एमबीबीएस एंड एमएस दोनों? दोनों, मेरा मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का था। तो इनिशियली मुझे एमबीबीएस में तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं था, बट वंस आई गॉट इन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई स्टार्टेड लविंग। हुँ। और इतना मुझे कुछ दिन में समझ में आने लगा कि सर्जरी इज़ ए वेरी पैशनेट ब्रांच, और अगर मुझे ये करना है तो आई विल टेक सर्जरी एंड आई विल गिव समथिंग इन सर्जरी। तो धीरे-धीरे करते-करते आई स्टार्टेड लविंग माय ब्रांच, और फिर एमबीबीएस के बाद आई टूक सर्जरी and that's how means I came into it. And at a certain period of time during my last year of MBBS, फिर मेरा जो ये सिविल में जाने का इरादा था वो धीरे धीरे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरे साथ के जो लड़के थे उनका सिलेक्शन हो गया, कंपनी नहीं थी। और मुझे भी इधर MBBS में करने के बाद आई स्टार्टेड लविंग मेडिकल कैरियर, सो दैट्स हाउ आई गॉट डाइवर्टेड। सर एमएस के बारे में थोड़ा-सा बताएँ, एमएस की जर्नी कैसे, उसमें भी आपने मैंने सुना है टॉप किया था, बैच टॉप किया था ना? Yeah, I was the first to take in Allahabad in MS in my batch. MS was a very good experience in Allahabad. It's a very nice center, Motilal Nehru Medical College, and we learn lot of things. हम second year में जो चीज़ें हम हमारे जो हेड थे, जो सबसे फर्स्ट रैंक बच्चा रहता है वो अपने हेड के अंडर में रहता है। तो I was his he was my thesis guide. ओके। And he was basically Dr. Chauhan was a neurosurgeon. Okay. So हम लोग को सेकेंड ईयर में इतनी न्यूरो सर्जरी इलाहाबाद में मिल जाती है जो कि जनरली अच्छे अच्छे सेंटर्स में न्यूरो सर्जन्स को नहीं मिलती है। हुँ। एंड द टीचर्स, आई एम फॉर्चुनेट टू हैव डॉक्टर प्रबल नियोगी, डॉक्टर शबी अहमद जैसे, दीज आर वेरी गुड टीचर्स फ्रॉम इलाहाबाद। ओके। we learned
the basic principles of surgery under them. So it's a tough time. वही टाइम था जब मेरी शादी भी हुई MS के टाइम में. अच्छा, आप अभी पढ़ाई कर ही रहे थे? My इसी first year of MS I got married. My wife is from basically Lakhimpur. So she is a non-medico and she has done a graduation from Aligarh Muslim University. So being a non-medico, it was difficult for her कि एक MS सर्जन की JR-शिप का टाइम समझना, क्योंकि हम लोग की लगातार 36 घंटे की ड्यूटी होती है जो फर्स्ट ईयर में होती है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है उनको समझना. और शादी के फौरन बाद 36 घंटे की ड्यूटी, तो ये कभी भी नहीं किसी ने सुना होता है. 36 घंटे कंटिन्यू ड्यूटी में ही रहना है? या मतलब कभी-कभी 2 दिन हो जाता था घर लौटे और कंटिन्यूअस वर्क चलता है. वहीं खाना, वहीं सोना, सब और कुछ? सोने का तो टाइम फर्स्ट ईयर में कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको 2 दिन तक नहीं मिलता है, क्योंकि फर्स्ट डे आपकी इमरजेंसी रहती है, फिर नाइट की कॉल रहती है, रात भर बिजी हो गया, फिर अगले दिन ओपीडी हो गई, फिर अगले दिन ओपीडी के बाद केस लग जाते हैं इमरजेंसी कुछ, फिर पता चला वो उसमें रात का 9 बज गया, 10 बज गया, तो आप 40 घंटे के बाद फ्री हो पाते हैं. तो ये काफ़ी मुश्किल होता था शुरू में, मतलब स्पेशली फॉर माय वाइफ आई वुड से, कि हम लोग के लिए भी मुश्किल रहता है, बट एक न्यूली मैरिड गर्ल के लिए इतनी देर लग रहना, और उनको बेसिकली ये अंडरस्टैंड करने में कुछ वक्त लगा. कभी कभार तू में हो जाती होगी सर? नहीं, माय वाइफ इज वेरी सिंपल. वो तू मैं तो नहीं करती, बट शी बिकम साइलेंट. ओह ग्रेट. So whenever she becomes silent, I understand something is not well. So takes Okay. me time Okay. to understand, to Okay. make her understand what's going on. But वो कोई तू मैं हो जाती है. I think that is more easy. आप अपनी बात कह के और बात खत्म हो जाती है. बट जब आप नहीं कहते हैं तो ये पहले तो डिफिकल्ट हो जाता है. पहले मेकआउट करना कि रीज़न क्या है, किस बात पे नाराज़ है, उसके बाद उसको सॉल्व करना, तो इट टेक्स इवन मोर टाइम. सर आपने यूके में भी एजुकेशन हासिल की है ना? So I was in Cambridge in Edinburgh Hospital. It's a very leading transplant center for multivisceral transplant. So I had been with their team for the liver transplant and multi-organ transplant they do here. So it was a nice experience and a great learning time from there. Too much of innovative things. There's a machine perfusion in liver transplant that they are famous for. So we learned machine perfusion from there. अच्छा. That's a different type of transplant that's still not practiced in India. It's called it donor after cardiac death, DCD transplant. DCD. Okay. So that's still not prevalent in India, but it's very common in UK and Europe. So अच्छा. it's a great learning place for all these things. डॉक्टर साहब मुझे याद पड़ रहा है रिसेंटली हमने कहीं आपकी पिक देखी, आप यूरोप कंट्री में कहीं जो है सर्जरी के लिए गए थे. यूरोप कंट्री की कोई आपकी पिक थी, सर्जरी कर रहे हैं वहां भी आप? वही थे, कैम्ब्रिज की. कैम्ब्रिज की थी. अच्छा, एज अ सर्जन आप वहां थे? Great. We work as a team there. It was a great hands-on experience and great learning from there in the Edinburgh Hospital. अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल और है हमारा. सुना आप जब पढ़ रहे थे उस दरमियान ही नीट की कोचिंग आप बच्चों को देते थे, उसके बारे में थोड़ा सा? Yeah, when I was doing my MBBS, so that time I was doing partly coaching in a NEET coaching. तो उसमें हम बेसिकली जूलॉजी पढ़ाते थे. वो चूँकि सब्जेक्ट हम लोग से काफ़ी करीब रहता है. इट्स बेसिकली पार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी जो कि MBBS में पढ़ाई जाती है. तो मैं जूलॉजी सब्जेक्ट लेता था और हमारे पढ़ाई में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने पढ़ाया एंड दे आर डॉक्टर्स एंड सम ऑफ देम आर सर्जन्स. Great. Recently I came to know one of my student Zafar. He is in UK and he's an orthopedic surgeon and they are basically an arthroscopic surgeon and a good experience is getting from there. One of my student has opened a big hospital, even a Titan hospital somewhere in Mau, and I have taught him and he's now an MS surgeon. तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने पढ़ाया है during my MBBS phase and they are doing great. सर एज अ डॉक्टर आप जो है सर्जन है अपोलो जैसे हॉस्पिटल में, उसके बाद बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपके अंडर में चल रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो हम चाहते हैं कि
थोड़ा-सा बताएँ कैसे मैनेज करते हैं यानी डेली रूटीन कैसा रहता है? किस टाइम सो जाते हैं? कब उठते हैं? क्योंकि मैंने देखा आप कई बार बात करते हुए हमको लेक्चर्स में दिखे मॉर्निंग वॉक के बारे में, अर्ली मॉर्निंग जो है उठने के बारे में ताकि लोगों को पता चले कि अगर आपका बिज़ी शेड्यूल है, आजकल एवरीवन इज़ टू मच बिज़ी, तो कैसे हमको अपना टाइम मैनेज करना चाहिए? या आप कैसे Yeah, मैनेज very करते good question. See, time management, what I feel is very, very important. हैं? हमारे पास हमें लगता है कि हर चीज़ के लिए टाइम है। वी जस्ट नीड टू मैनेज कि अपने टाइम को कैसे शेड्यूल करना है। मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको प्रायोरिटी अपनी सेट रखना है। मतलब सपोज़ अगर हमें 20 कॉल्स आती है, पेशेंट्स की 20 कॉल आती है, तो हम हर कॉल तो नहीं उठा सकते, बट किन कॉल को हमको सबसे पहले उठाना है और किस कॉल्स को देखना है, दैट्स ऑलवेज यू सेट ए प्रायोरिटी फॉर योरसेल्फ। कि सपोज कोई पेशेंट हमारा आईसीयू में है, तो अब ये आईसीयू से अगर कॉल आती है या आईसीयू के पेशेंट को कोई इश्यूज है, सो दैट वी नीड टू सी इमीडिएटली बिकॉज वी कांट वेट इवन ए मिनट। तो लाइक वाइज ए पेशेंट इज सिक और एक हाँ। पेशेंट घर पे है, उसको पेट में थोड़ा इंडाइजेशन है, सो दैट मे बी ए लोएस्ट प्रायोरिटी। सो लाइकवाइज व्हाट आई फील कि वी नीड टू सेट प्रायोरिटी सारी चीज़ों के लिए। एग्ज़ैक्टली। मतलब हमारे हर काम जो है, कौन काम कितना अर्जेंट है और कौन काम कम अर्जेंट है, इसके लिए प्रायोरिटी सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकंड थिंग आई वुड से कि इफ़ यू वेक अप अर्ली और रात में आप जल्दी सो जाए और सुबह जल्दी उठ जाए, तो आपके वक्त में बड़ी बरकत रहती है और यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम। दैट इज़ द टाइम वेर यू कैन डू योर प्लानिंग, यू कैन सेट थिंग्स कि क्या करना है, कैसे करना है। और ये जो मुझे लगता है कि सूर्योदय से पहले का, बिफोर द सनराइज टाइम होता है सुबह सादिक का, और ये जो सुबह से लेके 7-8 बजे तक का टाइम है, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम वेर यू कैन सेट योर थिंग्स, डू लॉट ऑफ वर्क। और बहुत सारे वर्क तो आपको इंटरनल प्लानिंग और अपने ही करने होते हैं। तो ये दिस इज़ द टाइम आई यूटिलाइज फॉर द मोस्ट ऑफ माई प्लानिंग, मोस्ट ऑफ माई डिसीजन सुबह सुबह में। And then I keep a priorities for important things, and I try to keep some gaps most of the things so that whatever my meetings and plannings are वो अपने timely execute हो जाए। डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि आप थोड़ा अपने स्पेशलिटी के बारे में बताएँ और उसके साथ-साथ थोड़ा हेल्थ के हवाले से कुछ अगर टिप्स भी देंगे तो हम लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होंगी। सो बेसिकली माय स्पेशलिटी जो है वो सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और लिवर ट्रांसप्लांट की है, जिसमें हमारे जो बेसिकली लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और बिलियरी सर्जरीज जो होती हैं, जो बड़ी सर्जरीज होती हैं, ये हमारी प्रायोरिटीज रहती है। लाइक लिवर की किसी भी तरह की सर्जरी है, पैनक्रियाज की सर्जरी है, या गॉल ब्लैडर कैंसर या गॉल ब्लैडर की कोई बड़ी सर्जरी, या पेट के कोई भी कैंसर्स या बड़ी सर्जरीज जो होती हैं, ये हम लोग की प्रायोरिटीज होती हैं। और इसमें जो हम लोग का मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज विद एचपीबी एंड लिवर ट्रांसप्लांट। 2019 में हम लोग ने यूपी का प्राइवेट हॉस्पिटल का पहला ट्रांसप्लांट अपोलो में लाइसेंस मिला था, और 2020 में पहला ट्रांसप्लांट किया था। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी in Lucknow, और that was the time that we started the transplant। उसके बाद कोविड आ गया, थोड़ा स्लो हो गया, but then again it picked up, और now we are doing 2 to 3 transplants regularly। डेली No, means 2 to 3 transplants in a month इन अ मंथ average, and we have excellent results also। कि हमारा जो सक्सेस रेट है वो 95% से ज़्यादा है, ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट, एंड 100% डोनर्स आर सेफ। तो मोर देन 95%। मोर देन 95% इज द जो रिसिपिएंट होता है उसका सक्सेस रेट है। ग्रेट। 100% डोनर जितने भी हम लोग ने किए, दे ऑल आर सेफ एंड ऑल आर डूइंग गुड। एंड दिस इज माय बेसिकली कोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एंड आपका जो दूसरा सवाल था कि लोगों को हेल्थ टिप्स दे, तो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि जो इतने सारे ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, सबसे मुख्य कारण है, वो अब हेपेटाइटिस नहीं है। जैसे पहले हेपेटाइटिस वाज द मेन रीज़न जिससे ट्रांसप्लांट होता था,
अदर देन अल्कोहलिक, जो कि शराब पीने से लिवर खराब होता है, हम्म, जो मेजर जो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं वो हम्म, फैटी लिवर की वजह से हो रहे हैं। फैटी लिवर फैटी लिवर। टर्निंग इनटू नैश, और नैश टर्निंग इनटू सिरोसिस। तो ये एक बेसिकली जो आपने क्वेश्चन किया कि हम्म, क्या टिप्स दे, तो व्हाट कॉमन टिप्स वी गिव दैट वी नीड टू कंट्रोल आवर बॉडी वेट, ओके। बीएमआई कंट्रोल में रखें, और हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट का मतलब बहुत ज़्यादा घी तेल वाली चीज़ और बहुत ज़्यादा जो बिरयानी और रोगन और ये सब नहीं है, बल्कि इट हैज़ टू बी अ बैलेंस्ड डाइट। ऑयली चीजों को अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ ना लें। ओके। और दूसरे, वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भी तरीके का वर्कआउट हम कर सकें वो वर्कआउट ज़रूर करें, और दैट विल कीप यू हेल्दी। आइदर अगर घर में करना है तो योगा कर सकते हैं। बेस्ट थिंग इज इफ यू वॉक मॉर्निंग वॉक। हाँ, मॉर्निंग और इवनिंग, व्हाटएवर, मॉर्निंग वॉक इज ऑलवेज गुड, बट जिस भी तरह हम पॉसिबल हो सके ओके। थोड़ा सा वर्कआउट करें, उसको बढ़ाते रहें। सो बेसिक इज दैट कि हम बॉडी में जितनी कैलोरी जा रही है, इफ वी आर बर्निंग इट, या मतलब जितना कहते गाड़ी में तेल जा रहा है, बर्न आउट हो रहा है, देन इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। एग्जैक्ट। बट अगर तेल ज़्यादा जा रहा है और बर्न आउट नहीं हो रहा है, तो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो बेसिकली we need to do some exercise and keep a healthy diet, a balanced diet rather than a high calorie diet. This is the common tip we give to all our patients. Mostly जब हम liver donors को evaluate करते हैं ट्रांसप्लांट में, बहुत कॉमन देखा जाता है इज लॉट ऑफ फैटी लिवर, एंड तो जो फैटी लिवर का प्रिवलेंस है सोसाइटी में, इट इज मच मोर देन व्हाट वी अंडरस्टैंड। तो वी नीड टू कीप एंड लिवर ऐसे समझे कि जैसे घर का किचन होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है फॉर फूडिंग द होल हाउस, नहीं, इसी तरह से लिवर बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक सेंटर होता है, वेयर यू मीन्स एवरीथिंग व्हाट वी ईट इज मेटाबोलाइज्ड। तो ये घर Okay. का, ये बॉडी का किचन है। इफ इट इज नॉट वेल, ये पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। आपकी जनरल हेल्थ, वीकनेस, फैटीग, थकन से लेके, और फिर अगर ये डिटोरेट कर गया, सिरोसिस हो गई, तो it leads to lot of problem. So this is the tips I give to, means not tips, I request everyone to keep a healthy diet and to do exercise, some amount of exercise, whatever sort, जैसे भी हो, बट उसको जरूर करें। हाँ, इवनिंग। जिम, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, योगा, जिस भी तरह कर सके ये करें, और इसको ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहे। लखनऊ वालों के लिए तो कंपलसरी है, इतना ऑयली फूड हम लोग खाते हैं, बिरयानी हर जगह है। या डेफिनेटली, ये तो लखनऊ में आप देखिए, रात में लोग देर रात तक यहाँ सब अड्डों पे रहते हैं, चौक में और यहाँ, और फिर मॉर्निंग में सोते हैं। दिस इज द वर्स्ट हैबिट आई फील। स्लीप सिस्टम खराब हैबिट है कि आप देर रात तक हैवी खाना खाइए और फिर मॉर्निंग में सोइए, तो इससे खराब लाइफस्टाइल नहीं हो सकती। एंड इससे फिर आपको बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी प्रॉब्लम, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें, हाइपरटेंशन, लिवर प्रॉब्लम, ये सब इसी से जुड़ी रहती। सो दिस आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कीप ए मॉडेस्ट डाइट, अच्छी हेल्दी डाइट ले, बैलेंस डाइट ले, और वर्कआउट करें, तो आप बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी जो कॉमन डिजीजेज हैं, आप उससे वैसे ही बच सकते हैं। इसके लिए दवा लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, छोटा सा एक क्वेश्चन और है इस हवाले से, आपने चूंकि उसके डाइट के बारे में बात की, अगर किसी को शाम को, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लेट खाने का एक मिजाज बन गया है, रात में लेट खाते हैं, सोने से कितनी देर पहले हमको खाना खाना चाहिए? बेसिकली माय सजेशन इज टू ईट अर्ली, और ये सुन्नत भी है सुन्नत भी है, खाना। exactly. तो ये बहुत अच्छी आदत है कि जो कहा जाता है कि टेक ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग एंड डिनर लाइक ए बेगर। सो रात का खाना कम खाएं, सुबह हम ज़्यादा नाश्ता हैवी करें, क्योंकि दिन भर हमें काम करना है, मेहनत करना है। रात का खाना खा के चूँकि सोना है और हमें कोई बहुत एक्टिव नहीं करना है, तो इतना खाना ऐसा लें जिससे हमारी रात की नींद ना टूटे या रात में उठ के भूख ना लगे। बट बहुत लेट नाइट, जनरली ये बिजनेसमैन लोग के साथ प्रॉब्लम रहती है, जैसे 10 साढ़े 10 बजे आए, फिर 11 बजे खाना खाया, हैवी खाना खाया, और उसके बाद खाना खा के लेट गए। सो दिस कॉजेज लॉट ऑफ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। तो
मेरा जो सजेशन रहता है कि आप थोड़ा-सा जल्दी लें, मीन्स खाना जो है वो 7 साढ़े 7 बजे तक खा लें। थोड़ा लेट अगर 11 साढ़े 10 बजे सो रहे हैं तो कुछ एडिशनल थोड़ा-सा रात में सोते वक़्त फ्रूट्स या कुछ और ले लें ताकि आपको रात में भूख ना लगे, और फिर सुबह उठ के ले लें। अर्ली मॉर्निंग यू गेट अप एंड यू टेक अ प्रॉपर फूड। सो ये इससे आपको बहुत सारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स और कभी भी खाना अगर हम 90% ही खाएँ, मतलब हम गले तक भर के ना खाएँ, 90% खाएँ, थोड़ा-सा पेट को खाली रखें, सो यू विल ऑलवेज फील एक्टिव एग्जैक्टली। एंड आपकी काफ़ी सारी स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ से आप बच सकते हैं और बहुत सर, सारी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं हो। इसके अलावा आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी आपकी बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। अभी फ़िलहाल हम 1-2 साल से देख रहे हैं। थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ, कौन-कौन से आपके अंडर में या आपकी टीम के अंडर में इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं? कहाँ-कहाँ चल रहे हैं? थोड़ा-सा सर बताएँगे उसके बारे में? सी मेरा जो दिल है, मैं कहता हूँ कि मेरा दिल ओटी में लगता है। मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे सबसे कंफर्टेबल और सबसे मतलब स्ट्रेस फ्री टाइम और मेरा सबसे रिलैक्सिंग टाइम होता है जब मैं ऑपरेशन थिएटर में रहता हूँ। अच्छा। तो दैट इज़ द टाइम आई एन्जॉय माई सेल्फ। जो मैं एक ज़िम्मेदारी समझता हूँ बीइंग इन द सोसाइटी हुँ, और फॉर माई कम्युनिटी इज़ टू एजुकेट माई पीपल, कि हम अपने हुँ, लोगों को पढ़ाएँ, क्योंकि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो हम देख रहे हैं और जो सभी लोग कहते भी हैं और जो महसूस कर रहे हैं और एट डिफरेंट लेवल्स हैं, हुँ, द बेसिक प्रॉब्लम व्हाट आई फील इज़ बिकॉज ऑफ एजुकेशन। कि चूँकि एजुकेशन नहीं है और वी डोंट हैव दैट लेवल, तो उसकी वजह से हम बहुत सारी अफ़वाहों में, बहुत सारी चीज़ों में पड़े रहते हैं एंड वी डोंट कम टू द स्ट्रीम लाइन। सो मेरा एक, हम इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, देयरफॉर मेरा जो एक्स्ट्रा टाइम होता है, व्हाटएवर टाइम आई हैव, आई ट्राई टू गिव माय एक्स्ट्रा टाइम एंड आई एम फॉर्च्यूनेट कि हमारे साथ ऐसी टीम है, भाई है, उसकी वाइफ है, मेरी वाइफ है और कुछ लोग हैं, और देन माय स्कूल टीम एंड माय मैनेजर्स एंड स्कूल के प्रिंसिपल मिसेस फ्रैंकलिन एंड ऑल दिस टीम, एंड दे अंडरस्टैंड द मोटिव एंड दे करेक्ट। दे वर्क इन दैट मोटिव। तो हम लोग का जो बिजनेस, जो भी एजुकेशन का सेंटर है, दिस इज़ नॉट अ बिजनेस मॉडल एंड इट इज़ नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, क्योंकि हमारे साथ और हमारी टीम के साथ जो भी लोग हैं, दे आर ऑल वेल सेटल्ड, बट दे या try to bring the underprivileged to the mainstream line. इवन दैट वाज़ माय क्वेश्चन कि आप तो आपकी फैमिली वेल सेटल्ड है, व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट Yeah, स्कूल इन that's what I said, कि हमारा जो दिल लगता है वो तो हमारा ऑपरेशन थिएटर में लगता है, बट what my mind says कि this is our responsibility because we see lot एग्ज़ैक्ट many problems इसकी करेक्ट। वजह से, और हमें जो नटशेल में ये समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम्स सिवाय एजुकेट करने के, there is no other way हुँ, unless until we educate the people. तो एंड दैट्स द रीज़न, दैट्स द ड्राइविंग फोर्स एंड वी सी रिजल्ट आउट ऑफ इट। तो हुँ, इसकी वजह से मतलब वी हैड हैव स्कूल इन इलाहाबाद, पाम एकेडमी, वी हैड स्कूल इन लखनऊ, ऑलिव द पब्लिक स्कूल, सो एंड ऑल ऑफ द वर्क एट द सेम लेवल। इंस्टीट्यूट आई से ज़ैतून? जैतून इंटरनेशनल, यस, सो वेयर इज़ इट? दैट्स इन दासना बेस। सर लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं क्योंकि मेरी बच्ची खुद ओलिव में पढ़ रही है, तो कई पेरेंट्स ने हमसे पूछा ओलिव के बारे में एंड दे वर रेडी टू शिफ्ट टू लखनऊ, मतलब अपनी सिटी छोड़ करके वो ओलिव में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शिफ्ट होने के लिए भी तैयार हैं और कई पेरेंट्स शिफ्ट भी हो गए। हम देखते हैं पड़ोस में जो फ्लैट्स हैं उसमें रह रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप बताएं थोड़ा सा कि क्या यूनिकनेस है, चाहे ओलिव हो, पाम एकेडमी हो या जैतून, कि क्यों लोग इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? आप थोड़ा सा यूनिकनेस के बारे में बताएं। Yeah, two things I would say. First thing, I believe for everything, whether you have to have quality. तो मेरा जो एक फोकस रहता है और मेरी टीम का, एंड आई ऑलवेज से कि सी द क्वालिटी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू इंफ्रास्ट्रक्चर। सपोज जो वर्ल्ड का लीडिंग ट्रांसप्लांट सेंटर है in Korea, it's not a very huge campus, but there are campuses bigger than that in Lucknow, but it's the leading transplant center, and the liver transplant center, what we believe that is like an icing on the cake. जैसे
जहाँ पर ट्रांसप्लांट होता है वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है, स्पेशली लिवर ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट इज नॉट राइट। दैट बिग थिंग, बट जैसे लखनऊ में प्राइवेट हॉस्पिटल में ओनली अपोलो एंड मेदांता हैज गॉट ए लाइसेंस लिवर अच्छा। ट्रांसप्लांट। तो उसका लाइसेंसिंग पार्ट बड़ा डिफिकल्ट होता है गवर्नमेंट से, हम्म। और वो जिस हॉस्पिटल को मिलता है इट मींस दैट इट इज ए वेरी प्रिविलेज्ड हॉस्पिटल एंड वेरी टॉप अच्छा। कैटेगरी हॉस्पिटल। ओके। तो मैं कहता हूँ कि जो लीडिंग ट्रांसप्लांट सेंटर है वो बहुत बड़ा नहीं है। अब मतलब इट्स नॉट ए, देयर आर सेंटर जो उससे बड़े लखनऊ में है। तो बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी नहीं है कि नीड ए वेरी बिग इंफ्रास्ट्रक्चर तो ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो इवन विथ लिमिटेड रिसोर्सेज यू हैव टू वर्क इन अ वेरी प्रोफेशनल वे एंड अ वेरी डेडिकेटेड वे, एग्जैक्ट। एंड यू शुड ट्राई टू ब्रिंग चेंज एवरी डे। मतलब ये नहीं कि हम जैसे पिछले साल थे वैसे ही अभी भी ठीक है हम मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप आगे नहीं जाएंगे तो आप पीछे खिसकने लगेगी। सो लाइक इन मेडिसिन, अगर हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, हर दिन बेहतर नहीं करेंगे, हर दिन अच्छा नहीं करेंगे और लर्न नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, तो आप धीरे धीरे पीछे हो जाएंगे। सिमिलरली फॉर ऑल दी थिंग, तो स्कूल में एक चीज़ ये हम लोग की फोकस रहती है कि वी कीप ऑन अपग्रेडिंग एवरी मंथ एंड आई वुड से एवरी डे वी हैव प्लान्स कि अब ये करना है, अब ये करना है, और अगले साल भर का भी हमारी पूरी प्लानिंग है कि अब इसको नया क्या करना है, आगे क्या करना है, क्या चीज़ बढ़ाना है। सो विद अ शॉर्ट स्पैन इन लखनऊ 2 साल में वी इंट्रोड्यूस सो मेनी थिंग्स एंड वी हैव इन प्लान सो मेनी थिंग्स टू इंट्रोड्यूस। सो दैट इज वन थिंग, मीन्स दैट इज वे वी कैन से दैट वी डोंट सिट ऑन इट, एवरी डे वी ट्राई टू डू वर्क एंड इम्प्रूव। दूसरी चीज़ जो हम बोलेंगे कि मीन्स मॉरल एंड एथिक्स इज इक्वली इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बट इथिकल वैल्यूज एंड मॉरल वैल्यूज आर डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सिर्फ एक मॉरल साइंस का क्लास देने से नहीं होता कि आपने एक मॉरल साइंस का क्लास दे दिया, टीचर ने क्वेश्चन आंसर मॉरल साइंस के करा दिए तो उससे। सो यू नीड टू इंस्टिल देम, यू नीड टू इंस्टिल इन देम पैट्रियोटिज्म, यू नीड टू इंस्टिल इन देम नेशनल फीलिंग, यू नीड टू इंस्टिल इन देम कि पेरेंट के रिस्पेक्ट कैसे करना है, सीनियर जूनियर को कैसे करना है, एंड सो मेनी मॉरल थिंग्स एंड इथिकल थिंग्स जिसको तरबियत भी कहते हैं। तो ये भी बहुत इक्वली एंड वाइटल है, और इसके लिए भी आई हैव ए स्पेशल डेडिकेशन कि इसको हम रेगुलर वे में एंड विद ऑल द टीचर्स, मतलब क्लास के हर टीचर अपनी टीचिंग में दे शुड इम्बाइब थिंग्स टू इंस्टिल दीज मॉरल वैल्यूज, एंड वी फील देयर आर चेंजेस विद इट। मतलब हम बच्चे जो एक साल हमारे यहाँ रह लेता है, द डिसिप्लिन, द सबमिसिव एटीट्यूड और मानने की बातें, ये चेंजेस आते हैं। दैट्स ट्रू, बिकॉज मेरी बच्ची भी यहीं पढ़ती है। सर मीन्स पीपल वांट टू कम टू नो अबाउट द टैलेंट हंट, शायद लास्ट ईयर से शुरू हुआ था। क्या है टैलेंट हंट? मुझे भी बहुत सारी कॉलें आई, सिर्फ लखनऊ से नहीं है, लखनऊ के पास से नहीं, बल्कि मुजफ्फरनगर, कैराना, अलग अलग जगहों से कॉल्स आई, और पीपल वर आस्किंग व्हाट इज टैलेंट हंट, इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे काम करता है, किस तरह एडमिशन होते हैं, और एग्जाम सेंटर्स किस तरह आप लोग कहाँ कहाँ करते हैं। सो मीन्स इवन मुझे भी डिटेल में नहीं मालूम, सो कुड प्लीज एक्सप्लेन अबाउट द टैलेंट हंट। So basically means we are into schooling for last 13 years. Okay. So over the time we understood that कि बच्चों को अच्छी schooling के साथ and moral values, ethical values we already discussed, we need to place them in professional courses. क्योंकि अगर ये बच्चे professionally courses में नहीं जाएंगे, professionally skilled नहीं होंगे, तो ये इंटर करके and it is just like कि आपने एक पेड़ लगा के छोड़ दिया और फिर उसकी देखरेख नहीं की कि उसमें फल आए और फ्रूट्स आए और फ्लावर्स आए। तो देन वी टुक ए डिसीजन कि वी विल स्टार्ट ए प्रोफेशनल कोर्स। सर थोड़ा सा प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बता दें, जिसको पता चले प्रोफेशनल कोर्स में कौन कौन सी चीज। प्रोफेशनल कोर्स मीन्स कि स्किल्ड कोर्स जिससे आप सोसाइटी को कुछ रिटर्न देते हैं। सोसाइटी को रिटर्न इन ए सेंस कि जैसे डॉक्टर हैं तो आप उनको एक मेडिकल सर्विस दे सकते हैं, आप इंजीनियर है तो उनको अलग अलग टाइप के इंजीनियर अलग अलग सोसाइटी को सर्विस देते हैं, एडवोकेट हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स। ओके। तो हमारा जो, चूंकि हम मेडिकल लाइन से थे और हमने मेडिकल की कोचिंग में भी रहे हैं, तो आई नो, मतलब चूंकि मैंने पढ़ाया भी है बहुत सारे बच्चों को। सर थोड़ा सा पॉज करेंगे आपको,
अभी हम जानेंगे टैलेंट हंट के बारे में, प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में। हमने एक बुक देखी आपकी, बहुत ह्यूज बुक है, हाउ टू क्रैक नीट एग्जाम। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि मतलब क्या है उस बुक में, नहीं, इतनी मोटी बुक। when I was teaching zoology during my early phase of the career, तो उस टाइम मैंने बुक लिखी थी। It was 1300 पेज और बहुत एडवांटेजियस रही बहुत सारे बच्चों के लिए। So basically cracking exam means competitions is not that difficult. तो अगर if we just orient, if we are on track and if we work in a direction, cracking any exam is not difficult. So you have to be just on that track and you can crack the exam. So I've got a huge experience in this medical field. So that's why we opened NEET residential program last year. तो ये प्रोग्राम बेसिकली बिलोंग्स टू द अंडर प्रिविलेज ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उनको हम लोग सॉर्ट आउट करके सेलेक्ट करके जो थोड़ा मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको रेसिडेंशियल वे में लाके उनको पढ़ाते हैं। एंड प्राइमरली चूंकि मैं मेडिकल फील्ड का हूँ तो अभी फिलहाल वी हैव स्टार्टेड ओनली फॉर नीट, बट आगे प्लानिंग में है कि वी कैन ऐड जेई एंड यूपीएससी अलोंग विद दैट। ग्रेट। तो इसमें बेसिकली जो टैलेंट हंट एग्जाम है वी कंडक्ट इन वेरियस प्लेसेस। This year it was conducted in 17 states and more than 150 districts. 17 states, more than 150 districts along with जमीयत। ये बड़ा ये आईएफ है जमीयत के साथ में। Yes. Okay. And नेशनल लेवल पे एग्जाम था। Uh-huh. एंड इसके बाद वी टेक ए सेकंड लेवल एग्जाम एट आवर सेंटर। उन बच्चों को बुला के जो उसमें जो टॉपर्स रहते हैं उनको बुला के and based on the people who require financial support and who are financially weak but meritorious, we give them a scholarship. ग्रेट। तो उसमें हम लोग अपनी तरफ से, हमारे फ्रेंड्स हैं जमीयत की तरफ से कई लोग अच्छा। उनको स्पॉन्सर करते हैं और उनको रेसिडेंशियल वे में रख के हम उनको पढ़ाते हैं। तो उसमें तो हॉस्टल्स प्रोवाइड, इट्स जस्ट फॉर बॉयज, it's both for girls boys as for well. boys. Oh. There is separate hostel, separate facility. It's completely separate for boys and completely separate for girls. दोनों 24/7 हॉस्टल में ही रहना है। यस, वो हॉस्टल में है। बाकी स्कूल में उनके क्लासेस होते हैं और उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी दी जाती है। इट्स नॉट ओनली हॉस्टल। जो 8 से बच्चे हैं, 8, 9, 10, 11, 12, वो रेगुलर क्लासेस जैसे बच्चों की होती है स्कूल की, ठीक है, स्कूल में करते हैं और सारी एक्टिविटीज में होते हैं। इसके साथ उनकी शाम को अलग से क्लासेस होती है, इवनिंग क्लासेस होती है। तो इससे उनको जो एडिशनल चाहिए फॉर क्रैकिंग कंपटीशन वी गिव दैट। थोड़ा सा हम डिटेल चाहेंगे। जो बच्चे 8 में हैं सपोज, उनकी रेगुलर क्लासेस होती हैं स्कूल में, शाम को आप एडिशनल 8 से या 9 से कहाँ से मतलब नीट सारे बच्चों को, जितने भी रेसिडेंशियल बच्चे हैं, हाँ उनकी एक रेगुलर क्लास होती है जो स्कूल की होती है। और इनका जो स्टैंडर्ड है दिस इज लिटिल हायर अप, इट्स मोर देन द बोर्ड। जैसे हमारे जो 11th में जो बच्चे हैं सपोज कह लीजिए, तो इन बच्चों का बजाय 12 महीने में 9th मंथ में ही कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अच्छा। तो अच्छा, उसके बाद इनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की उसकी अलग से प्रैक्टिस कराते हैं। तो ताकि ये जब 12th के बाद जब अपना नीट का एंट्रेंस देंगे तो इनका जल्दी से ये प्रिपेयर हो जाए, जल्दी से इनकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी एंड दे कैन क्रैक द नीट एग्जाम। सर आप इतने सालों से कई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, अलग अलग सिटीज़ में चला रहे हैं, लखनऊ में, इलाहाबाद में और जैतून अलग सिटी में, तीनों अलग। हम जानना चाहते हैं कि इसके बीच में आपको किस किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, मेजर या सिमिलर जो चैलेंजेस हों, क्योंकि एक काफ़ी लंबा अरसा हो गया है। आप प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। या चैलेंजेस आई वुड से कि अलग अलग लेवल पे या अलग अलग स्टेज पे अलग अलग होते हैं। फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, दैट इज एट ए डिफरेंट स्टेज। कभी कभी डिसिसिव चैलेंजेस होते हैं टीम से रिलेटेड, बट मेरे ख्याल से मीन्स इफ यू प्लान थिंग्स प्रॉपरली और आप फोकस करें टीम बिल्डअप पे, तो चैलेंजेस आर नॉट दैट बिग। एंड ज़्यादातर अब हमारे जो चैलेंजेस है वो हमारी टीम मीट आउट कर लेती है। सो इट्स नॉट दैट बिग इश्यूज, यस, बट डे टू डे वर्किंग में डेफिनेटली किसी भी फील्ड में है चैलेंजेस विल बी देयर, बट आई डोंट मीन्स हैव पर्टिकुलर इश्यूज की इस चीज़ को लेके कोई स्पेशल चैलेंज है।
Yes, but day to day, so my main focus is that the team builds properly and the team gets the capability of taking the challenges and they manage things well. और उनकी जहाँ तक उनको ट्यून करना है, उनको ट्रेन करना है, उनको सिखाना है, उनको बताना है, उनका कोऑर्डिनेशन करना है. So that I try to कि that should be done properly. So any particular challenge I don't feel कि if you just work streamline and just work it properly तो जी, ऐसा मुझे वे तो वे कुछ ऐसा चैलेंज नहीं लगता है. एग्जैक्टली जब चीज़ें प्रॉपर वे में होती हैं तो चैलेंजेस कम हो जाते हैं. ग्रेट सर, वुड यू लाइक टू गिव अ मैसेज टू पेरेंट्स और ऑडियंस रिगार्डिंग द एजुकेशन? Definitely, with all the efforts so many education institutes कर रहे हैं, बना रहे हैं, but still जो हमारा जो especially if we talk of Muslim community, education percentage is still very very less and the highest dropout. मतलब जो बच्चे पढ़ते भी हैं उसमें से मैक्सिमम ड्रॉप आउट कर जाते हैं, आगे नहीं पढ़ते, हाई स्कूल करके छोड़ देते हैं. So a message is कि if you want to change, if you want to change as an individual, if you want to change your family, if you want to change your society, if you want to come into the mainstream and do better and bigger, there is no other way other than education. This is a Exactly. very clear cut True. thing. ट्रू कि 100%. आपको एजुकेशन करना पड़ेगा और आपको एजुकेट करने के लिए कोई बहुत बड़े फाइनेंशियल्स या बहुत बड़े फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है. आपको एजुकेट करने के लिए बुक्स हैं, कोई बहुत कॉस्टली नहीं होती है. आजकल नेट पे हर चीज़ अवेलेबल है. इट्स सही. जस्ट द हार्ड वर्क, बच्चों को ट्यून करना, ट्रेन करना और इस पे ग्रिप रखना कि हम हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं. हमने उनको अच्छी-अच्छी चीज़ें ला के दे दी, अच्छे कपड़े पहना दिए, अच्छे जूते पहना दिए और अच्छे-अच्छे ड्रेसेस लाके उन्हें दे दिए, अच्छा खाना दे दिया. बट दीज़ ऑल विल वर्न आउट. ये कुछ समय बाद कपड़े भी खराब हो जाएँगे और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी. बट अगर आपने उनको एजुकेट कर दिया, उनको उस लेवल का बना दिया, उनको एक टाइम खाना खिला के पढ़ा दिया और कुछ बना दिया, तो वो उनकी लाइफ लॉन्ग के साथ ही नहीं रहेगा बल्कि उनकी जनरेशन में भी जाएगा. 100%. उनकी आगे की जनरेशन भी बनेगी. तो देयर इज़ नो डाउट दैट वी नीड टू बी सिंसियर एज ए पेरेंट कि हम जस्ट स्कूल में भेज दिया या कुछ कर दिया तो वो जिम्मेदारी नहीं ख़त्म होती, बल्कि बच्चे पढ़ रहे हैं कितनी देर, घर में क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उनकी जहनियत कैसी चल रही है, कितना मोबाइल का यूसेज कर रहे हैं, मोबाइल पढ़ने के लिए लेके ऐसा तो नहीं मोबाइल चला रहे हैं. तो दीज ऑल थिंग्स नीड टू बी मॉनिटर्ड and these all things need to be seen. So this will be my message to all the parents that you have to be sincere and there is no other way कि you can upbring your family, you can uplift your society other than education. ट्रू. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. सर बहुत थोड़े वक्त के लिए हम लेके आए थे लेकिन मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये पॉडकास्ट हिस्टोरिकल होने वाला है. बहुत सी चीज़ें जो हैं लोगों को सीखने को मिलेंगी. देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल विल गेन द नॉलेज अबाउट द मेडिकल हेल्थ टिप्स एंड एज वेल एज एजुकेशन. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ Thank you very much. जज़ाकल्लाह खैर सर. Bye.